ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड वर्क्स अंडर टू एजम्पशंस। एजम्पशंस है मैक्सिमम लॉस की। मैक्सिमम लॉस उस सिनेरियो में होता है जब वी एक्सपेक्ट नथिंग। अगर हमें लगता है कि हमें अब कहीं से कुछ पैसा नहीं मिल सकता एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लाइबिलिटीज़ टू पे, बट हमें और पैसा नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं मैक्सिमम लॉस। कि सबसे ज़्यादा लॉस की सिचुएशन है कि कुछ नहीं मिल रहा। सो इसी कंडीशन के अंदर, इसी एजम्पशन के अंदर हम लोग कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को। सो जब हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तो फर्म को पैसा कहाँ से मिलना होता है? फर्म को पैसा मिलना होता है रियलाइजेशन से। ठीक है ना, आप एसेट्स की सेल करते हो, वहाँ से पैसा मिलता है। तो आपकी एजम्पशन क्या हो जाती है? नो फर्दर रियलाइजेशन। सेकेंडली, आपको पैसा मिलता है पार्टनर से। सो वहाँ पर भी हमने एजम्पशन ले लेनी है कि पार्टनर्स कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग, सो नथिंग कैन बी गिवन बाय पार्टनर्स। सो हमारी दोनों कंडीशंस ये हो जाती हैं, एजम्पशंस हो जाती हैं कि ना तो फर्म को कुछ और पैसा मिलेगा सेल से, ना फर्म को पार्टनर से कहीं पैसा मिलेगा। सो ये मैक्सिमम लॉस का सिनेरियो है। बट ये जो मैक्सिमम लॉस की कंडीशंस हैं ये एप्लीकेबल होती हैं एट द टाइम ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो जब पार्टनर्स की बारी आती है तब आप ये कंडीशंस यूज़ करके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है ना। सो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? बैलेंस शीट दे रखी है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है। सो ये कैश बैलेंस है, तो सबसे पहले हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऑन दी अदर साइड आपके पास कैपिटल्स हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड सिक्योर्ड लोन। सो ये आपका सिक्योर्ड लोन फर्स्ट आएगा प्रायोरिटी में। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आपके सेम फुटेज पे हैं, बट इनकी रेशो क्या हो गई? 5:1, है ना। सो ये आ जाएगा। इसके अलावा ये आपके कैपिटल्स हैं, पर क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं दे रखा इनका प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग्स, करेंट अकाउंट बैलेंस, सो यही कैपिटल क्लेम बन जाएगा। सो ये हो गया कैपिटल क्लेम। ओके, फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब देयर इज अ बिल ऑफ 10,000 ड्यू ऑन 20th नवंबर। अभी देखो 31st मार्च है, आपका एक बिल ड्यू है नवंबर में अंडर डिस्काउंट, मतलब आप डिस्काउंट करवा चुके हो। विच इम्प्लाइज कि अगर इस डेट को जो एक्सेप्टर है वो बिल की पेमेंट नहीं करता तो आपको इसका बिल पे करना पड़ सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी। जो डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं वो कंटिजेंट लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम थोड़ा पैसा अलग से रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास जो कैश है, आप कंटिजेंट लाइबिलिटी का प्रोविज़न बनाते हो, एक्सपेंसेस का प्रोविज़न बनाते हो, अगर आपका क्वेश्चन कहता है। अब एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात है तो हमें एक्सपेंसेस क्या दे रखे हैं? साथ साथ इसमें से ये एक्सपेंस पे कर दो, इस एक्सपेंस में से इसका एक रियलाइजेशन में से इसका एक्सपेंस पे कर दो। सो एक्सपेंसेस विल बी पेड एज एंड व्हेन वी रियलाइज मनी, साथ साथ पे हो रहे हैं। ठीक है ना, नेट पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। सो यहाँ पर हमें प्रोविज़न 10,000 का लाइबिलिटी के लिए करना है, लेकिन एक्सपेंसेस के लिए नहीं करना क्योंकि एक्सपेंसेस साथ के साथ पे होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूट कैश एट द एंड ऑफ ईच मंथ एज सेफली एज पॉसिबल। तो सेफ तो तभी होते हैं जब हम मैक्सिमम लॉस मान के चलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे पैसा आ गया तो फ़ायदा है, नहीं आया तो नुकसान तो नहीं है ना, लॉस नहीं है, क्योंकि आप पैसा मैक्सिमम लॉस की कंडीशन पर ही बांट रहे हो। तो ये जो है ना कंडीशन, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की कंडीशन होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें एक कंटिजेंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो उसके लिए भी सेफली पैसा अलग रख लो। ये ना हो, क्योंकि ये देखो नवंबर है, बिल्कुल एंड में, आप इस डेट को 31st मार्च को तो नहीं सोच सकते ना कि नवंबर में मेरे पास कोई रियलाइजेशन होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है आप उससे पहले ही सारा पैसा बांट दो। तो इसलिए जब आपके रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा उसी डेट को ये पैसा अलग रख लेंगे। अगर ये कंटिजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज होती है तब तो हम इसमें पैसा यूज़ हो जाएगा, बट अगर ये मटेरियलाइज नहीं होती है तो ये पैसा बच जाएगा। सो सपोज मैं ये कहती हूँ, यहाँ पर आगे कंडीशन नहीं है, एज्यूम कर लो जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है डिड नॉट मटेरियलाइज, मतलब ये मटेरियलाइज नहीं हुई है, दैट इज़ हमें पे नहीं करना पड़ेगा, ये पे कर दिया, जो रेलेवेंट पर्सन है उसने पे कर दिया।
ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक बनानी है स्टेटमेंट ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है ना। तो अब इसमें कितने कॉलम्स हम बनाते हैं, वी मेक कॉलम्स इक्वल टू द लाइबिलिटीज़ विच वी आर टू पे। लाइबिलिटीज़ के लिए कॉलम बनते हैं +1 फॉर डिटेल। तो आपकी लाइबिलिटीज़ थी, यू हैड अ सिक्योर्ड लाइबिलिटी, you had 2 unsecured liabilities and then you have 3 partners, तो 6 हो गए आपके पास। ठीक है ना। तो 6 + 1, तो हमारी स्टेटमेंट में we'll be having 2 3 4 5 6 और एक कॉलम, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं सो हमें डिटेल का कॉलम बनाना होगा, है ना। एक कॉलम में हम डिटेल्स लिखेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ आ गई डिटेल्स। उसके बाद आपकी सबसे पहले लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ऑर्डर में लिखते हैं। सो सिक्योर्ड बैंक लोन, अब सिक्योरिटी बताई नहीं है, इट मीन्स ये सिक्योर्ड होगा अगेंस्ट ऑल एसेट्स। फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल सेम स्टैंडिंग पर आ गए। उसके बाद ए, बी और सी। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी राइटिंग ऑन 31 मार्च 2000, जो भी डेट दे रखी है 2020। सो क्लेम्स ऑफ लाइबिलिटी होल्डर्स। ठीक है, क्लेम लिखना है, मतलब अगर कोई चेंज हो गया लाइबिलिटी में तो वो चेंज करके लिखना है। सो बैंक लोन हो गया 90,000 का, क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, बिल्स पेबल हैं 25,000 के, ए की कैपिटल थी 1,40,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फिर 70,000 और फिर 14,000। ओके। अब जो कैश डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो सबसे पहले हमें कहाँ करनी है, हमारी जो कैश अवेलेबल थी वो कितनी थी। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल कैश चेक करो, यू हैड 28,000। इसमें से आपको कंटिजेंट लाइबिलिटी का प्रोविज़न कर लेना है ना। सो अब वील बी स्टार्टिंग विद ऑन द सेम डेट, जिस डेट को डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैश अवेलेबल या कैश बैलेंस 28,000 लेस प्रोविज़न फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 10,000, तो बाकी कितना बच गया 18,000। अब इस पैसे को आपको किसको यूज़ करना है, किसको पे करना है। सो लाइबिलिटीज़ आपके पास, यू हैव 6 लाइबिलिटीज़ इन ऑल। ठीक है, तो अब हमें पेमेंट कैसे करनी होती है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड इन प्रोपोर्शन। तो अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले सिक्योर्ड लाइबिलिटी इसको पे करो। ठीक है ना। सो अब आपको पे किसे करना होगा, पहले ऑर्डर में हमारे पास क्या है, बैंक लोन, तो हमें बैंक लोन पे करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पे बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन पे कर दो। 18,000 यूज़ कर लिया टू पे दिस। ठीक है, तो पहला रियलाइजेशन या पहली कैश जो थी वो यूज़ हो गई। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया आफ्टर दिस, 72,000 का लोन, 1 लाख के क्रेडिटर्स, 25,000 के बिल्स पेबल, 1,40,000, 70,000, 14,000। बाकी में तो अभी कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा रियलाइजेशन हुआ 84,000 का विद 7,000 एक्सपेंसेस। सो 84,000 कैश रियलाइजेशन, 84,000, उसमें से आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए 7,000 के। ठीक है, सो कैश अवेलेबल कितनी हो गई, 77,000। बट आपको कितना पे करना है ऑर्डर में, सबसे पहली चीज़ थी बैंक लोन। सो इसमें से पे बैंक लोन 72,000 पे कर दो। ठीक है, अब ये लोन की पेमेंट हो गई। बट अभी हमारे पास कितना है, 5,000 बैलेंस बच गया। अब अवेलेबल है कैश
5,000। बट अब क्या करना है, अब हमारे पास ऑर्डर में कौन है? अगर हम नेक्स्ट लाइबिलिटी चेक करते हैं तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, सो अब हमें इन दोनों को पे करना है, बट पे करना है 1,25,000, बट हमारे पास कितना अवेलेबल है? ओनली 5,000। सो पे टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रेशो कितनी बन गई? 1,25,000। अच्छा, इसमें एक मिनट, हमारा था 20,000, सॉरी, बिल्स पेबल थे 20,000 के। ये बैलेंस है ना बिल्स पेबल का 20,000। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी आ जाएगी? 1,00,000 और 20,000 की रेशो हो गई 5:1। सो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5:1 रेशो में। सो ये आ गया 833, और यहाँ पर पे हो जाएगा 4,167। ठीक है ना, इनकी रेशो में इनको पे कर दिया। सो आफ्टर दिस यू आर लेफ्ट विद द बैलेंस ड्यू। अब बैलेंस ड्यू कितना बच गया? क्रेडिटर्स आर लेफ्ट विद 95,833, बिल्स पेबल बच गए 19,167, और कैपिटल्स में अभी कुछ भी पे नहीं किया। ठीक है ना, सो बैलेंस आ गया। ठीक है ना, ये तीनों अब आपको ये सब पे करने हैं। नाउ नेक्स्ट रियलाइजेशन इज 31 अगस्त 126,400। ठीक है ना, सो आपके पास 31 अगस्त को कैश रियलाइजेशन हो गया 1,26,000, और एक्सपेंसेस हैं आपके 5,400 के। ठीक है, सो 1,20,600 आपकी कैश अवेलेबल है। अब आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यू हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एट द सेम लेवल। सो अगर कैश अवेलेबल सफिशिएंट है तो पे कर दो। कैश कितनी है? 1,20,600। पे कितना करना है? अगर इसका टोटल करते हैं तो तुम्हारे पास बनता है 1,05,000। पे कर सकते हो, है ना। 1,05,000 1,15,000 सॉरी। सो 1,15,000 आप पे कर दो, पे टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों को पे हो जाएगा। सो 95,833 एंड 19,167, ये इनको पे कर दिया। अब आपके पास बचा 5,600। अब पेमेंट की बारी किसकी आती है? पार्टनर्स की। ना, जब पार्टनर्स की पेमेंट की बारी आती है यू हैव टू मेथड्स। या आप फॉलो करते हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, या फिर आप करते हो MPL, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। अगर हम ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से करेंगे तो क्या है कि हमने पहले ही एक स्टेटमेंट बना के ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड कर लेने, है ना। बट उस केस में ऑर्डर पता है तो हम पेमेंट करते जाएंगे, सो सीधे सीधे पेमेंट होंगी। बट अगर आप MPL मेथड ले रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ता है अंडर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एजम्पशन। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन है कि जो पैसा हमारे पास है वही रहेगा, हमें आगे कोई होप नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ कि हमें अमाउंट पे कितना करना है लेस कितनी कैश अवेलेबल है। जितना हमें पे करना है, अगर हमारी उससे कम पैसा अवेलेबल है तो हम लॉस में है ना। तो ये हो गया 2,24,000 माइनस 5,600, तो आ गया आपके पास लॉस आ गया 2,18,400। ठीक है ना। अब ये लॉस किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है A, B और C तीनों पार्टनर्स को। तो ये तीनों पार्टनर्स को आप बांट दो उनकी रेशो 3:2:1 में, तो इसको मिलेगा 1,09,200। ठीक है, C का शेयर कितना हो जाएगा?
36,400 और इसका बी का शेयर हो जाएगा 72,800। ठीक है ना, ये लॉसेस हमने बांट दिए 3:2:1 रेशो में। ठीक है, अब इसके बाद क्या सीन रहेगा, अब ये सब हाइपोथेटिकल एजम्पशन चल रही हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस बचा यहाँ पर 30,800, बी का नेगेटिव आ गया, मतलब बी को पैसा लाना है, और सी को भी पैसा लेके आना है 22,400। तो इसके अकॉर्डिंगली बी और सी को तो पैसा लाना है, तब पेमेंट हो सकती है। बट हमारी अजम्पशन है मैक्सिमम लॉस, इसका मतलब ये ला नहीं सकते, इनके पास पैसा ही नहीं है। सो कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी ट्रांसफर्ड टू और चार्ज्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। सो ए, बी और सी की जो डेफिशिएंसी है वो ए के कैपिटल अकाउंट में क्लोज हो जाएगी। सो इसको बी का लॉस मिल गया और सी का भी लॉस इसको मिल गया। इनके लॉसेस कट गए, मतलब जो आप जर्नल एंट्री में करते हो ना कि क्रेडिट साइड में लॉसेस कैंसिल करके डेबिट में जो पार्टनर लॉस बेयर कर रहा है उसका आप लॉस लिख देते हो। ठीक है ना, तो अब बैलेंस कितना बच गया आपके पास, इसके बाद बैलेंस बचा 5600 है ना, और इनके बैलेंसेस कट गए। तो अब आपके पास देखो इतनी कैश अवेलेबल थी, इफ़ यू लुक एट कैश तो 5600 कैश ही अवेलेबल थी, और फाइनली बैलेंस जो सब कट के सब एडजस्ट करके जो बैलेंस बचा वो भी 5600 ही है, उतना ही पे करना है। सो आप क्या करोगे, पे अवेलेबल कैश टू ए, कि हमें ए को ही पेमेंट करनी है फाइनल में। सो उसको पेमेंट कर दी, तो हमारा अब इसमें क्लोजर हो गया, अकाउंट क्लोज हो गए, जैसे हम नॉर्मली अकाउंट्स में करते हैं ना, रियलाइजेशन लॉस बांटते हैं और फिर हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वही हमने की है। सो आपने ए को पेमेंट कर दी। अब आप आ जाइए रियलिटी पे। ये जो चीज़ें की थी ना ये सब एजम्पशन थी, ये लॉस भी बाय एजम्पशन बटा, ये कैपिटल लॉस भी बाय एजम्पशन बचा। रियलिटी क्या है, रियलिटी में हमारे पास ये कैपिटल क्लेम है ना, ये क्लेम था इनका इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, और ये पेमेंट हुई है, सिर्फ यही रियलिटी है। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद अगर हम ये लिखना चाहते हैं बैलेंस लेफ्ट या बैलेंस ड्यू, अब कितना बैलेंस बचा। सो आपका 1,40,000 में से इसको पेमेंट हमने की है 5600 की, सो 1,34,400 बचा। बी को कुछ भी पे नहीं किया, उसका पूरा बैलेंस है, और सी का भी पूरा ही बैलेंस बचता है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट जो है सिनेरियो है। सो दिस इज़ द रियलिटी नाउ आफ्टर दिस एडजस्टमेंट। सो ये वाला जो स्टेप है, ये जो सारी हमने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एजम्पशन के अंदर हमने जो बांटी चीज़ें है ना, इसके बाद अब अगर फिर से कैश मिलती है तो हमें यही स्टेप्स बार बार करते रहना है। ठीक है, और यहाँ तक आने के टाइम पर आपके जो इसके पिछले जो बैलेंसेस थे वो आपके अब ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रियलाइजेशन कहाँ पर है, जस्ट चेक। अगला रियलाइजेशन है 30 सितंबर 70,049। सो नेक्स्ट हमारा हो गया 30 सितंबर। कैश रियलाइज्ड, कितनी कैश हमें रियलाइज हो गई है, 70,000। ठीक है, और इसमें से एक्सपेंसेस साथ के साथ कितने पे करने हैं, 4900 के। तो अब हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 65,100। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस लगेंगे बट बहुत रिपीटेडली काम करना है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जल्दी से होंगे। ठीक है, अब हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एजम्पशन क्या है कि जब भी पैसा बांटना है वर्क अंडर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। सो मैक्सिमम लॉस अब यहाँ पर कितना है, यहाँ कितनी पेमेंट करनी थी आपको, आप इसका टोटल चेक करो कितना बैलेंस ड्यू है, कितनी हमें पेमेंट करनी है पार्टनर्स को। ठीक है,
तो आपके पास है जो पेमेंट करनी है 2,18,400, इसका टोटल कर दिया ना, ठीक है। अब इसमें से हम पे कर सकते हैं 65,100, मतलब हमारा जो लॉस है वो कितना है, 1,53,300। कैसे आया मैक्सिमम लॉस हमारे पास, ये हमारे बैलेंसेस हैं, ठीक है, ये बैलेंसेस ड्यू हैं और ये हमारी कैश अवेलेबल है। तो जितना बैलेंस है हमारे पास उसमें से अगर हम इतना ही पे कर सकते हैं तो बाकी हमारा लॉस है। सो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या करते हैं, इसे पार्टनर्स को देना है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस डिवाइड कर दो अमंग ए बी एंड सी, और उनकी रेशो क्या है 3:2:1। तो इसे आप पार्टनर्स में बांट दो, कितना आ जाएगा 76,650 और सी का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा 25,550 और ये आ जाएगा 51,100। तो अगर हम ये लॉस इन पार्टनर्स में बांट दें तो क्या बचा, अब बैलेंस कितना बचा, ये सब हाइपोथेटिकली चल रहा है। तो अब बैलेंस बच गया 57,750, यहाँ पर बैलेंस बच गया 18,900, है ना, और सी का बैलेंस बच गया 11,550। ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब सी को पैसा लेके आना है, बट बाय अजम्पशन हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, दैट मीन्स सी कुछ नहीं लाएगा, तो उसका कैपिटल लॉस जो है वो कौन शेयर करेगा, शेयर्ड बाय ए एंड बी इन कैपिटल रेशो। तो कैपिटल रेशो क्या होती है, कैपिटल रेशो है रेशो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल क्लेम्स। तो आपके कैपिटल क्लेम्स क्या थे इनिशियली, ये कैपिटल क्लेम थे। तो यहाँ ए और बी की कैपिटल रेशो कितनी है, ये है 2:1, ठीक है ना। तो यही रेशो होती है कैपिटल क्लेम की। तो अब इसे बांट दो कैपिटल रेशो 2:1 में। तो जो सी का कैपिटल लॉस है ये तो कट जाएगा, इसका डेबिट बैलेंस है ना, इसको क्रॉस कर दो। अब यहाँ पर ये लोग ये लॉस शेयर करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा इनका लॉस में, ये आ गया 7,700 और बी का लॉस आ गया 3,850, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फाइनल बैलेंस, मैक्सिमम लॉस की एजम्पशन हटा दी तो फाइनल बैलेंस बच गया 50,000, यहाँ पर बच गया 50,050 और यहाँ पर 15,050, ठीक है, और सी का कट गया यहाँ से टोटल अमाउंट। तो अब ये बैलेंस है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई क्या करना होता है कि जो कैश अवेलेबल है, आपकी कैश अवेलेबल कितनी है 65,100, इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू पे दिस अमाउंट, ये सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यूज़ अवेलेबल कैश टू पे द बैलेंस, आप बैलेंस को पे कर दो अवेलेबल कैश को यूज़ करके, ठीक है, ये यूज़ कर लिया। तो फाइनली यहाँ पर हमारी पेमेंट ख़त्म हो गई, ठीक है, ये ओवर हो गया। अब इसके बाद आपका बैलेंस कितना बच गया, मतलब अगर आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम रियलिटी पे आ जाते हैं ना। अब ये सब तो हाइपोथेटिकल चला था, रियलिटी क्या है कि दिस वाज योर बैलेंस एंड दिस इज़ योर पेमेंट। रियलिटी आपकी क्या है कि ये बैलेंस है और ये पेमेंट है, रियलिटी तो सिर्फ इतनी है, बाकी सब तो हाइपोथेटिकली चला है। सो अब बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, अब बैलेंस बचेगा हमारे पास क्योंकि 1,34,400 में से हमने 50 पे कर दिया, सो 84,350
और यहाँ पर बैलेंस बच गया 4,950 और इसका बैलेंस पूरा अभी बच रहा है 14,000। ठीक है ना। अब यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अब अगला रियलाइजेशन है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला रियलाइजेशन कितना है? 31 अक्टूबर को 77,035। ठीक है। सो 31 अक्टूबर कैश रियलाइज्ड 77,000, एक्सपेंसेस पेड 3,500। ठीक है। सो 73,500 कैश अवेलेबल है जो हम पार्टनर्स को बांट सकते हैं। तो बांटने का तरीका क्या है? वही मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन ले लो, है ना। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन क्या कहती है? सॉल्व करो MPL। तो अब आपको कितनी पेमेंट करनी है? ये क्या पैसा अवेलेबल है और ये आपके पेमेंट्स हैं जो आपको करनी चाहिए, है ना। इतनी पेमेंट्स आपको करनी चाहिए, बट दिस इज़ दी ओनली मनी दैट यू हैव। सो आपके पास MPL कितना आ गया? 1,53,300 जो आपको पे करना है। ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया आपने अवेलेबल कैश 73,500। तो आपके पास कितना बच गया बैलेंस? 79,800 डिवाइडेड अमंग A, B and C इन रेशो 3:2:1। तो इनकी रेशो में बांट देंगे 3:2:1 रेशो में। A का शेयर आ गया 39,900, C का शेयर आ गया 13,300 और B का शेयर कितना आ गया? 26,600। ठीक है। तो अब बैलेंस कितना बचा? यहाँ पर बच गया 44,450। यहाँ पर बच गया आपका 28,350 और यहाँ पर बैलेंस बच गया 100 नहीं 700, है ना। ठीक है। अब वेरीफाई कर लो कि जो कैश अवेलेबल है, ये कैश अवेलेबल है ना, तो ये सफिशिएंट होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो, अब आपके पास कैपिटल लॉस का सिनेरियो नहीं आया, अब इतने लॉसेस नहीं हैं, है ना। तो अब कैपिटल लॉस वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे? यूज़ अवेलेबल कैश टू पे द बैलेंस। तो जितना मैक्सिमम लॉस था वो यही है, इस लॉस के बाद आगे लॉस का सिनेरियो नहीं है। सो यूज़ अवेलेबल कैश टू पे बैलेंस। पे कर दो। सो इसको 44,450 पे करो, बी को 28,350 पे करो और इसको 700 पे करो। ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लोजर, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। सो अब बाकी बैलेंस सॉल्व कर लो, रियलिटी पे आ जाओ। रियलिटी यही है कि आपका ये बैलेंस है अब और ये आपकी पेमेंट है ना। तो अब बैलेंस कितना बच गया? फाइनली आपके पास बैलेंस बच जाएगा 39,900, 26,600, 13,300। ठीक है। ये आ गया हमारे पास आगे बैलेंस। अब आ जाते हैं लास्ट रियलाइजेशन पर। देखो, जहाँ तक रियलाइजेशन होते रहेंगे हमें अपनी स्टेटमेंट बनाते रहना है और बार बार यही स्टेप्स चलने हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में। देखो, लास्ट क्या है आपके पास? 30 नवंबर को ये कैश रियलाइजेशन है विद एक्सपेंसेस। बट हमें पता है कि नवंबर में हमारे पास ये बिल जो था इसकी पेमेंट चेक करनी है, क्योंकि आपने इसका पैसा अलग रखा हुआ है। यहाँ ये देखो, ये पैसा अलग रखा हुआ है इस बिल के लिए, यहाँ पैसा अलग निकाल दिया था, है ना। सो अब आपके पास क्या हुआ? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी मटेरियलाइज नहीं हुई, इसका मतलब लाइबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सामने वाले ने पेमेंट कर दी, तो ये जो पैसा अलग रखा था वो भी निकल आया ना।
तो अब आपके पास क्या सिनेरियो होगा, 35,500 प्लस 10,000 माइनस 3,500। ठीक है, सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 30 नवंबर क्या सिनेरियो है, कैश रियलाइजेशन हमारा हो रहा है 35,500 प्लस अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम प्रोविजन से कितना अमाउंट निकल के आया, 10,000, सारा अमाउंट आ गया। मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया था और उसने बिल पर 60% पेमेंट की, इसका मतलब होता कि 40% 4,000 हम पे कर रहे हैं। तो अगर हमने 10,000 अलग रखा है, उसमें से 4,000 पे कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचता, 6,000। सो जितना पैसा बच गया वो यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस माइनस कर दो 3,500 के। सो आपके पास कितना बच गया, कैश अवेलेबल 42,000। तो अभी स्टेप वही है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। पेमेंट कितनी करनी है हमें इनको, 79,800 की, जिसमें से हमारे पास 42,000 अवेलेबल है। सो कितना बच गया, 37,800 का हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ गया। सो इट इज़ डिवाइडेड इन ABC इन रेशो 3:2:1। तो इसको रेशो में बांट दो, 18,900, 12,600 और 6,300। ठीक है, तो अब बैलेंस कितना बच गया, अब बैलेंस बच गया आपके पास 21,000, 14,000 और 7,000। तो कैपिटल लॉस का सिनेरियो ओवर हो चुका है। ठीक है, सो अब आपके पास इतना बैलेंस है, तो आप ये कैश जो है, ये जो कैश आपके पास थी, ठीक है ना, अब ये कैश सफिशिएंट है इसको पे करने के लिए। सो यू कैन राइट यूज़ अवेलेबल कैश। ये चेक होता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब अपने कैश से इसको पेमेंट कर दो, पेमेंट हो गई। ओके, अब ये पेमेंट हो गई, तो टेक्निकली तो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, बट रियलिटी क्या थी, रियलिटी में हमारा जो प्रेजेंटली बैलेंस है वो ये है। रियलिटी में था कि दिस वाज योर बैलेंस एंड यू पेड दिस मच। ठीक है, तो अब आपके पास रियल सिनेरियो में जो बैलेंस ड्यू कितना बचा, 18,900, 12,600 एंड 6,300। इनको माइनस कर दिया ना, इसमें से इतना पे किया तो बाकी ये बच गया। लेकिन अब क्योंकि आगे कोई इंस्टॉलमेंट हमारी मिल नहीं रही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ड्यू रिमेनिंग अनपेड। अब ये बैलेंस अनपेड रह जाएगा, रिप्रेजेंटिंग रियलाइजेशन लॉस। सो आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लोज हो जाएगा, और ये आपका बैलेंस जो है ये बच गया, ये अनपेड रह गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियलाइजेशन लॉस। सो ये पेमेंट्स हैं हमारी अंडर MPL मेथड। अब कोई भी क्वेश्चन करें, हमें एंड में क्या चेक करना होता है, खुद से इंटर पार्टनर सेटलमेंट। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो ही, हमें बस ये चेक करना है कि जो एंड में लॉस आया वो रेशो में है या नहीं है। तो देखो, लॉस आपका ये रेशो में ही आ रहा है, क्योंकि अब आप रेशो में पहुंच गए थे। जब आपके कैपिटल लॉसेस आने बंद हो जाते हैं ना, इसका मतलब आप रेशो में पहुंच गए हो। सो ये लॉस रेशो में है, तो हमें कुछ नहीं लिखना। सो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि लॉस रेशो में है तो इंटर पार्टनर सेटलमेंट नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ चेक है, हमें ही ध्यान रखना था कि ये अगर है तो सॉल्व कर दो। अब मान लो हम इस स्टेज पर नहीं क्वेश्चन क्लोज करते, मान लो आपका क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 31 अक्टूबर तक की इंस्टॉलमेंट है, तो तब भी ये लॉस आपका रेशो में है ना। ये जो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है लॉस, ये रेशो में है, यहाँ भी इंटर पार्टनर सेटलमेंट नहीं है। बट मान लो ये बैलेंस है आपका, सितंबर के बाद कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही आपका रियलाइजेशन है। ठीक है, अगर यहीं तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है,
यही क्वेश्चन अगर क्लोज हो रहा है, आगे कुछ नहीं है, तो अब ये रेशो में नहीं है। देखो 3:2:1 का मतलब है अगर ये 1 है तो 2 कितना होना चाहिए, 28,000 और 3 होना चाहिए 42,000, तो ये रेशो में नहीं है। यहाँ हम इंटर पार्टनर सेटलमेंट करेंगे, वो मैंने आपको बताई थी। इंटर पार्टनर सेटलमेंट कैसे होती है, जैसे मान लो जो बैलेंस है, मान लीजिए आपका, सपोज इसके आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, मान लो बैलेंस जो है ए बी और सी की रेशो है 3:2:1, ठीक है, और इनकी रेशो में ये 10,000, 8,000 और यहाँ पर आ रहा है 22,000। मान लो ये बैलेंस बच रहा है, आप कहोगे ये बैलेंस अनपेड है एंड दिस रिप्रेजेंट्स लॉस। सो इंटर पार्टनर सेटलमेंट में क्या करते हैं, जो लॉस होता है इट इज़ डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। तो लॉस कितना हो गया, 40,000 का लॉस है, तो इसे 3:2:1 की रेशो में बांट दिया 20,000, ठीक है, 13,333 और ये आ जाएगा 6,667। तो क्या सिनेरियो रहा, 2,000 ए को पे करने, सी को कितना पे करना है 3,333, लेकिन बी इज़ टू ब्रिंग कितना 5,333। सो फाइनल सेटलमेंट क्या हुई, बी ब्रिंग्स इन 5,333 and A and C are paid 2,000 and 3,333 रिस्पेक्टिवली। ये पार्टनर की इंटर पार्टनर सेटलमेंट है। अब इसके आगे मान लो आपका क्वेश्चन कहता है कि बी इंसॉल्वेंट है, ही कैन ब्रिंग ओनली से 2,000, ठीक है। अगर बी सिर्फ 2,000 ला रहा है तो 3,333 कैपिटल लॉस होगा, बिकॉज ही कैन ब्रिंग ओनली 2,000। मतलब ये मैं एडिशनल पॉइंट्स डालती जा रही हूँ। तो ये जो कैपिटल लॉस है ये ए और सी अपनी कैपिटल रेशो दैट इज़ 22:10 में बांट लेंगे। मतलब जो भी इनकी ओरिजिनल कैपिटल, ये नहीं एक्चुअली, जो इनकी ओरिजिनल कैपिटल है, मतलब मान लो इनका क्लेम अगर 50,000 और से 12,500 है, तो इनकी रेशो हो गई 4:1, तो ये 4:1 रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे वर्किंग कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई भी कैपिटल लॉस आता है। बट ये सब कब करेंगे, जब हम इंटर पार्टनर सेटलमेंट की वर्किंग की ज़रूरत हो। जैसे इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो रहा है, सो दैट इज़ इट। ओके, सो इस तरह से हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड फॉलो करते हैं। हर स्टेज में हमें मैक्सिमम लॉस मान लें। दो तरह के लॉसेस होते हैं, रियलाइजेशन का लॉस होता है और कैपिटल लॉस होता है। सो शुरू में हो सकता है हमारे क्वेश्चन में दोनों लॉसेस आएँ, एंड तक आते आते फिर रियलाइजेशन के लॉसेस ही बचते हैं और पेमेंट करते जाते हैं। अब मान लो इसके बाद भी आगे अगर आपको कैश अवेलेबल हो रही है, ज़रूरी थोड़े ना हर क्वेश्चन में लॉस हो। मान लो यहाँ पर कैश मिल गई हमें से 70,800। अब क्या होगा, पेमेंट तो कम की करनी है, पेमेंट करनी है आपको 37,800 की, पर पैसा ज़्यादा आ गया, तो अब लॉस का सिनेरियो नहीं रहा। अब क्या कहोगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। फिर प्रॉफिट आ जाएगा 33,000, प्रॉफिट को बांट दो रेशो में, ठीक है ना। सो आप इसको रेशो में बांट दोगे 11,000, 20 कितना आ जाएगा 1/6, सो 5,500, 11,000 एंड 16,500। प्रॉफिट बांटोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्लेम बढ़ जाएंगे और फिर आप कैश पे कर दोगे, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर सिनेरियो में, हर क्वेश्चन में लॉस ही रहे, कई बार एंड में प्रॉफिट भी आ सकता है। सो प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह से बांट के आप कर देंगे। सो आई होप ये जो कंप्लीट हमारी वर्किंग है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की, it is clear to you, so you can practice some more questions on that on this type. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.